हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका नया सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी के लिए क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, राइट, इनका मैं निचोड़ लेकर के आया हूँ। और इसमें जितने भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हैं और यहीं से MCQ भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो सारे डाउट आप सभी का क्लियर करवाया गया है इस चैप्टर में। तो शुरू से लास्ट तक देखिए, राइट। और यकीन मानिए, अगर क्लास में आप बने रहेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ से कम हर साल 5 से 6 मार्क्स रहता ही रहता है, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, राष्ट्रवाद क्या होता है या यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का अर्थ होता है, प्यारे बच्चों, समान भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपरा वाले लोग, ठीक है, राष्ट्र के प्रति प्रेम और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की भावना का विकास होना, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ ही होता है देश के प्रति प्रेम, और सारे लोग समान संस्कृति, सभ्यता और समान, है ना, बिना भेदभाव किए समान अधिकार प्राप्त होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। राष्ट्र के प्रति प्रेम। तो यूरोप में जो है राष्ट्रवाद, यूरोप में जितने भी कंट्री थे जो अलग अलग जो है कहीं ना कहीं किसी भी उपनिवेश का जो है हिस्सा बना हुआ था, तो वो लोग जो है अपने स्वतंत्रता की मांग के लिए जो है ना, जो देश के प्रति भावना पैदा हुआ तो उसको यूरोप में राष्ट्रवाद कहलाता है, राइट। तो इसमें जो है बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसी भावना के कारण यूरोप में कई देशों का निर्माण हुआ है, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ये राष्ट्रवाद के ही कारण, है ना, क्या हुआ है, इन सारे देशों का निर्माण हुआ है। चलिए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में समझते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, इनका जन्म कब हुआ था, राइट। तो देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट, है ना, ये महान फ्रांस के सेनापति थे, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था 15 अगस्त 1769 में हुआ था, और मृत्यु की अगर बात किया जाए तो 5 मई 1821 में हुआ था, राइट। जैसे कि आप इसका इमेज देख सकते हैं, ये किसका इमेज है, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। पिता का नाम कार्लो, है ना, बोनापार्ट था, और माता का नाम लेटिजिया, है ना, क्या था, लेटिजिया रोमनीलो, ठीक है। तो ये इनकी माता का नाम था। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, प्यारे बच्चों, फ्रांस के एक महान सेनापति और शासक थे, ठीक है। इनसे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है, राइट। उन्होंने यूरोप के कई देशों में सामंती प्रथा को खत्म किया। क्या किया, सामंती प्रथा जो था, जिसमें, है ना, तानाशाह और लोगों के ऊपर अत्याचार जो हो रहा था, उनको खत्म किया। समान कानून लागू किया और प्रशासन में काफ़ी सुधार किया, ठीक है, जिससे लोगों में जो है राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद की जो भावना थी, है ना, वो बढ़ी। और बाद में जो है उनके खिलाफ बहुत संघर्षों ने यूरोपीय में जो है राष्ट्रवाद को मजबूत किया, ठीक है। किसका, नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट का क्या था, योगदान था, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के सेनापति थे, फ्रांस के थे, ठीक है। तो किसने सामंती प्रथा को खत्म किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी सारे MCQ भी बन सकते हैं और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है जो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। चलिए मेटरनिक के बारे में जानते हैं। ये इमेज जो आप देख रहे हैं, ये किसका है, मेटरनिक का है। मेटरनिक का जो जन्म हुआ था वो 5 मई 1773 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु 11 जून 1859, ठीक है। अगर बात किया जाए इनके पिता का, तो इनका पिता का नाम क्या था, फ्रांस जॉर्ज कार्ल वन, है ना, मेटरनिच, ठीक है। और माँ का नाम क्या था, मारिया ब्रिटिक्स एलो, है ना, सियावन कैगनैक। तो इनके माताश्री का नाम था, ठीक है। तो मेटरनिक जो था, प्यारे बच्चों, मेटरनिक वो ऑस्ट्रिया का जो है एक प्रसिद्ध राजनेता था। कौन था, कहाँ का, ऑस्ट्रिया का, ठीक है। वह राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का विरोधी था। ये जो इंसान दिख रहा है इमेज पे, ये अच्छे इंसान नहीं थे, बल्कि बुरे इंसान थे। राष्ट्रवाद को, है ना, राष्ट्रवाद और जो लोकतंत्र थे, है ना, ये उनको छीनना चाहता था। इनका मानना था कि यूरोप में जो है राजाओं की पुरानी व्यवस्था बनी रहे, ठीक है, राइट। और ये अपना सत्ता को कायम रखना चाहता था, ठीक है। इसलिए इसने जो था यूरोप में होने वाले राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाने का काम किया। क्या किया, आंदोलनों को ये दबाने का काम किया। याद रखिए, कौन कौन प्यारे बच्चों, मेटरनिक, ठीक है। चलिए, ये जो है, ये जो दिख रहा है इमेज पे, ये है आपका कौन, मेजनी। तो मेजनी का जन्म कब हुआ था, तो मेजनी का जन्म जो हुआ था, प्यारे बच्चों, 22 जून 1805 को हुआ था। कब हुआ था, 22 जून 1805। और इनका मृत्यु की अगर बात किया जाए तो मृत्यु कब हुआ था, 10 मार्च 1872 को। इसका पिता का नाम क्या था, जियाकोमो, क्या नाम था, जियाकोमो मेजनी। माँ का नाम मारिया ड्रेगो, ठीक है। देखिए, मेजनी जो था, प्यारे बच्चों, मेजनी ये इटली के महान क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक है, बहुत अच्छे नेता थे। इन्होंने इटली को क्या किया, एक करने के लिए, यानी एकीकृत और स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए काफ़ी सारा आंदोलन किया, ठीक है। ये जो है युवा में राष्ट्रवाद का भावना पैदा किया, और जो है यंग इटली नामक एक संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन, उसका निर्माण किया, है ना। इनका मानना था कि यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना, यूरोप में जो भी देश है, ठीक है, जो भी औपनिवेशिक देश है, वो उपनिवेशों से क्या हो सके, स्वतंत्र हो सके, है ना। और
ये जो है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में काफ़ी, है ना, काफ़ी योगदान दिया अपना। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद को जो है इनसे काफ़ी प्रेरणा मिली, राइट। चलिए काउंट काबूर के बारे में जानते हैं। ये जो दिख रहा है ये काउंट काबूर है। ठीक है, काउंट काबूर का जो जन्म हुआ था, काउंट काबूर का जन्म 10 अगस्त 1810 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु की अगर बात किया जाए 6 जून 1861। आप याद रखिए कब हुआ था मृत्यु, 6 जून 1861। पिता का नाम क्या था प्यारे बच्चों, पिता का नाम इसका था मिशेल बेंसो। क्या था नाम, मिशेल बेंसो। ठीक है, माँ का अगर बात किया जाए, माँ का नाम क्या था प्यारे बच्चों, एडेल, है ना, एडेल डी सेलोन। माँ का नाम क्या था, एडेल डी सेलोन। तो याद रखिए काउंट काबूर जो था वो इटली के एक प्रसिद्ध राजनेता और राष्ट्रवादी नेता थे। राष्ट्रवादी का मतलब राष्ट्र से प्रेम करने वाला, देश से प्रेम करने वाला। इन्होंने इटली के जो अलग अलग राज्य थे उनको मिलाकर एकीकृत यानी एक राज्य बनाने में बहुत भूमिका निभाई है। ठीक है, ये जो था है ना, किंगडम ऑफ सार्डिनिया, यानी सार्डिनिया के क्या थे, वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और याद रखिए ये अपनी कूटनीति और समझदारी के दौरान इटली को जो है एक करने में काफ़ी, है ना, महत्वपूर्ण कदम ये उठाया है। ठीक है, इटली को एक करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है ये कौन है, एक महान सेनापति गैरिबाल्डी है। ठीक है, कौन है, गैरिबाल्डी। इसका जन्म जो हुआ था प्यारे बच्चों 4 जुलाई 1807 को हुआ था। ठीक है, अगर मृत्यु की बात किया जाए तो 2 जून 1872 को हुआ था। इनके पिताजी का जो नाम थे वो डेमोनिको गैरिबाल्डी थे। क्या नाम थे इनके पिता का, डेमोनिको गैरिबाल्डी, और माँ का नाम रोजा राइमोंडी। ठीक है, तो ये देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है इटली के एक महान नाविक सैनिक, मतलब नाव चलाने वाला जो नेवी होता, नाविक सैनिक और राष्ट्रवादी नेता थे। ठीक है, क्या थे, राष्ट्रवादी नेता। और इन्होंने जो है इटली को एक करने और स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में कई सारे युद्ध लड़े हैं। ठीक है, कई सारे युद्ध। ये ऐसे बहादुर देशभक्त थे जैसे हमारे देश के जो गांधी जी है, उसी प्रकार ये, है ना, इटली के लिए एक महान नेता थे, देशभक्त थे। इनके जो है नेतृत्व में हजारों सैनिक ने इटली के एकीकरण में आंदोलन में भाग लिया और ये जो है राष्ट्रवाद जो है नेता के रूप में साबित हुआ अपने आप को। ठीक है, और राष्ट्रवाद को जो है मजबूत भी किया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो दिख रहा है आपको ये कौन है, बिस्मार्क है। कौन है, बिस्मार्क। इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को। ठीक है, इसका मृत्यु की अगर बात किया जाए तो 30 जुलाई 1898 को इनका मृत्यु हुआ। और पिताजी का नाम जो है इनका कार्ल, है ना, विल्हेम फर्डिनेंड वन बिस्मार्क था। ठीक है, और माता की बात किया जाए, है ना, माता की बात किया जाए तो माता का नाम क्या था प्यारे बच्चों, विल्हेल्मीन लुइस, है ना, मेनकेन। ठीक है, इनका माता जी का नाम था। देखिए बिस्मार्क जो था, बिस्मार्क एक प्रसिद्ध राजनेता और राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने कूटनीति और युद्ध नीति से जर्मनी के कई राज्यों को मिलाकर के एक शक्तिशाली, है ना, समृद्ध राष्ट्र बनाया था। ठीक है, एक शक्तिशाली जर्मनी का जो है निर्माण किया था, नींव डाला था। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो था जर्मनी के एकीकरण का, है ना, प्रमुख नेता माना जाता है और इनकी नीति के कारण ही राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। ठीक है, कहाँ का, जर्मनी का। तो याद रखिए बिस्मार्क कहाँ के नेता थे, जर्मनी का। ठीक है, बिस्मार्क कहाँ के नेता थे प्यारे बच्चों, जर्मनी का नेता थे। ठीक है, देखिए फ्रांस में राष्ट्रवाद, आइए कुछ पॉइंटों को समझते हैं। जैसे राष्ट्रवाद क्या होता है, एक भावना होता है जो देश के प्रति, है ना, प्रेम और एकता का वाहक बनता है। ठीक है, उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। 2 मार्क्स में पूछ सकता है। देखिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, ये क्रांति क्या था, ये क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जो है ना, इनका बढ़ावा मिला और इनका नारा था, ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। ठीक है, ये यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली, है ना, क्या थी, पहली एक प्रकार की क्रांति थी। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसे अभी देख रहे थे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, इसने जो है अपनी जीत और प्रशासनिक सुधारों से जो है ना, इनके जरिए यूरोप में राष्ट्रवाद का एक आधार तैयार किया था। याद रखिए कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, वीना कांग्रेस और मेटरनिक। देखिए वीना कांग्रेस जो था, वीना सम्मेलन, वो 1815 ईस्वी को शुरू हुआ था। नेपोलियन की हार के बाद जो है ऑस्ट्रिया, रूस, है ना, पर्सा जो था और ब्रिटेन में वीना की बैठक हुई थी। एक प्रकार का ये ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था, नेपोलियन द्वारा किए गए जो बदलाव था उनको खत्म करना और पुरानी जो राजशाही जो था बुर्बो वंश, उनको फिर से लाना, है ना। ठीक है, ये मेटरनिक का जो है मानना था। ठीक है, 1815 से 1848 तक जो है ना, अपना जो नीति जो चलाया उसको मेटरनिक युग के भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मेटरनिक कौन था, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था और घोर प्रतिक्रियावादी नेता था। याद रखिए, ठीक है, ये बहुत हरामी था, है ना, ये बेवकूफ़ जो था, ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था और ये जो है ये अपने मनमानी चलाना मतलब चाहता था। ठीक है, मेटरनिक युग क्या है, 1815 से 1848 तक जो शासन किया है, इनके समय को ही मेटरनिक युग कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए इटली के एकीकरण के बारे में जानते हैं। ठीक है, इटली के एकीकरण,
मेजनी जो थे प्यारे बच्चों, मेजनी है ना, इसे इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। किसको? मेजनी को। ठीक है, ये यंग इटली 1831 में और यंग यूरोप 1834 में इसकी स्थापना करी थी, जिससे इटली का एकीकरण और इटली में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में अहम भूमिका निभाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए काउंट काबूर। ठीक है, काउंट काबूर के बारे में जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि ये सार्डिनिया है ना, पिडमाउंट के राजा विक्टर एमैनुअल को क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया था। और ये जो है चतुर है ना, कूटनीतिज्ञ था। गैरीबाल्डी जो है इटली के एकीकरण की जो है तलवार कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। यह पैसे से क्या थे? नाविक थे, यानी बहुत अच्छे सैनिक थे। ठीक है, उसके बाद देखिए लाल कुर्ती क्या था? रेड शर्ट्स। गैरीबाल्डी ने स्वयं सेवकों की एक खुद से सेना तैयार किया था, जिसका नाम दिया था लाल कुर्ती। तो याद रखिए लाल कुर्ती एक सैनिक का जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन था। राइट, देखिए जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, बिस्मार्क जो था यह पर्सा का एक चांसलर था। कौन? बिस्मार्क। इसे जर्मनी के एकीकरण के लिए है ना, ये रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। ठीक है, पूछेगा रक्त एवं लोह की नीति कौन अपनाया था? तो याद रखिए बिस्मार्क। कौन? बिस्मार्क। ये जालवेरिन है ना, जालवेरिन जो था एक प्रकार का संस्था था। ठीक है, यह एक शुल्क संघ था जिसे जर्मन व्यापारियों को एकजुट करना था। क्या करना था? एकजुट। पूछेगा जालवेरिन क्या थी? तो एक संस्था थी। किसकी? तो व्यापारियों की। याद रखिए। उसके बाद देखिए सेडोन का युद्ध, फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था। ठीक है, जिससे जर्मनी के एकीकरण का रास्ता जिससे साफ हुआ था। ठीक है, ये सेडोन का युद्ध कहलाता है। अगर पूछेगा सेडोन का युद्ध कब हुआ था? तो 1870। राइट, उसके बाद देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि। तो फ्रैंकफर्ट की संधि प्यारे बच्चों कब हुआ था? 1871 में। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1871 में, है ना। इसी संधि जो हुआ था, ये संधि है ना, इसी संधि के बाद जर्मनी का जो है पूर्ण एकीकरण हुआ था। किस संधि के बाद? फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद। पूछेगा जर्मनी का पूर्ण एकीकरण किस संधि में होगी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 में। याद रखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यूनान यानी ग्रीस। यूनान जो था, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का है ना पालना कहा जाता है। ठीक है, 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। इसके द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली थी। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता कब मिली थी? 1832 की। किसकी संधि द्वारा? कुस्तुनतुनिया की संधि। ठीक है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट थी। ठीक है, कहाँ थी? बुडापेस्ट। यहाँ राष्ट्रवादी जो है, ठीक है, राष्ट्रवादी जो है नेता है ना कोसूद थे। कौन थे? कोसूद थे। ठीक है, उसके बाद चलिए एड्रियानोपुल की संधि क्या था? यह तुर्की और रूस के बीच संधि हुआ था। ठीक है, जिसको हम एड्रियानोपुल की संधि कहते हैं। कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए पोलैंड। ये जो है पोलैंड है ना, रूस का कब्जा करके रखा था। 1815 के बाद पोलैंड का बड़ा हिस्सा है ना रूस के नियंत्रण में था। पोलैंड को कौन कब्जा करके रखा था? रूस का कब्जा था पोलैंड पर। राइट, किसका कब्जा? रूस का। 1815 के बाद पोलैंड का बड़ा हिस्सा रूस के नियंत्रण में था। 1831 में विद्रोह हुआ रूसी शासन के खिलाफ। यहाँ पे 1831 में सशक्त विद्रोह हुआ जिसे रूस ने कुचल दिया। क्या किया? रूस उसको अगेन कुचल दिया। ठीक है, भाषा का भी संघर्ष हुआ था। पोलिश लोगों ने अपनी पोलिश भाषा को ही राष्ट्रवाद और विरोध का मुख्य हथियार बनाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए बोहेमिया ऑस्ट्रिया का शासन। बोहेमिया जो था वो ऑस्ट्रियाई है ना साम्राज्य के अधीन था। क्या था? बोहेमिया जो था ऑस्ट्रियाई है ना साम्राज्य के अधीन था। ठीक है, उसके बाद चेक राष्ट्रवाद। यहाँ के जो चेक थे वो लोगों ने अपनी भाषा और संस्कृति के लिए आज़ादी की मांग करी थी। क्या करी थी? मांग। उसके बाद देखिए दमन। 1848 में जो विद्रोह हुआ था है ना, उसमें विद्रोह को ऑस्ट्रिया के जो सैन्य शक्ति थे उसको कुचल दिया। क्या किया? कुचल दिया। राइट, उसके बाद देखिए आपका जो है अभ्यास प्रश्न में जो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए उनको भी क्लियर करते हैं। अब जो है आप खुद ब खुद क्लियर कर लेंगे, मुझे आशा है, क्योंकि जो है बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इन आंसरों से संबंधित है। चलिए राष्ट्रवाद के बारे में जानते हैं। राष्ट्रवाद क्या है प्यारे बच्चों? एक प्रकार का भावना है जिसमें है ना लोगों को अपने देश से प्रेम होता है और वे अपने देश की स्वतंत्रता, एकता और प्रगति के लिए काम करना चाहते हैं। ठीक है, देश को आगे बढ़ने के लिए देखना चाहते हैं। उसको क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब ही होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना। ठीक है, उसके बाद देखिए मेजनी कौन थे? अभी मेजनी के बारे में हम जान रहे थे। ठीक है, 2 मार्क्स में पूछ सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेजनी जो था प्यारे बच्चों, मेजनी इटली के एक राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने इटली को है ना एक देश बनाने और लोगों में देशभक्ति की भावना को पैदा करने यानी जगाने का काम किया था। ठीक है, कौन? मेजनी। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी? तो जर्मनी के एकीकरण में कई सारे रुकावटें, कई सारे बाधाएं थी।
जिसमें जर्मनी का जो है, जर्मनी छोटे छोटे टुकड़ों में, रियासतों में बटा हुआ था, जिसमें अलग अलग राजा अपने राज्य को चलाता था और शासकों के बीच काफ़ी भेदभाव था, मतभेद था और जो है ऑस्ट्रिया का विरोध करता था। ठीक है, क्या करता था? ऑस्ट्रिया का विरोध करता था। तो ये सारे जर्मनी के एकीकरण में काफ़ी सारे मतलब बाधाएं थी। ठीक है, उसके बाद सवाल कह रहा है कि मेटरनिख युग क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मेटरनिख युग 1800, जैसे अभी देख रहे थे कि 1815 से 1848 तक का जो समय था, जो मेटरनिख चलाया था अपने शासनकाल में, एक प्रकार का तानाशाह शासक था, है ना। और इसमें जो है इस समय यूरोप में जो है पुराने राजाओं और कड़े नियमों का शासन था और स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद को जो है दबाने की जो कोशिश करी थी, इन्हीं युग को क्या कहा जाता है? मेटरनिख युग। ठीक है, मेटरनिख कब से कब तक अपना शासन चलाया था? कमेंट बॉक्स में बताइए। 1815 से 1848 तक। ठीक है, उसके बाद देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे पॉइंट को हम देखेंगे जिससे हमारा बहुत सारे एमसीक्यू भी क्लियर होगा। राइट, चलिए सवाल पहला देखते हैं, है ना। ये आपको कम से कम 60 शब्द में इसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था। तो प्यारे बच्चों, 1848 में जो क्रांति हुआ था, है ना, इस क्रांति के बहुत सारे कारण थे। आप पॉइंट बाई पॉइंट भी बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप जो है अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर आज मेरा वीडियो ध्यान से अगर आप देख लिए, समझ गए, तो ये चैप्टर से जो है आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। राइट, तो प्यारे बच्चों चलिए थोड़ा सा हम अपने शब्दों में बताने का कोशिश करते हैं कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो देखिए 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? जनता की जो आर्थिक स्थिति थी काफ़ी खराब हो गई थी, बद से बदतर हो गई थी। अब देखिए जनता की स्थिति जब खराब होगा तो वहाँ पे बेरोजगारी फैलेगा ही फैलेगा, है ना। तो वहाँ पे बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रहा था, है ना। और खाने के लिए जो है चीज़ें जो थी वो काफ़ी महंगी हुई जा रही थी। और जो किसान थे, लोग थे, वो टैक्स से काफ़ी परेशान थे। सरकार जो है उनके ऊपर काफ़ी सारे टैक्स लगा दिया था, है ना। और वो कर्जे से दबे जा रहे थे। और वहाँ के जो शासक थे, है ना, लुई फिलिप, ठीक है, वो जनता की समस्या को दूर ना करके जो है वो अपनी अय्यासी में लगे हुए थे। ठीक है, क्या लगे हुए थे? अपनी अय्यासी में, अपने जो है ना, अपना मौज मस्ती में लगा हुआ था। ठीक है, इसलिए लोग जो थे, लोग काफी परेशान हो गए थे। लोग अपने राजनीतिक अधिकार के लिए और बेहतर शासन की मांग करने के लिए जो है वो क्रांति करना शुरू कर दिया था। ठीक है, क्या करना शुरू कर दिया था? क्रांति। तो ये मुख्य कारण थे 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए सेकंड सवाल क्या कह रहा है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? ऑस्ट्रिया, ठीक है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में प्यारे बच्चों उस समय जो ऑस्ट्रिया था वो बहुत बड़ा बाधा था। क्या था? सबसे बड़ा वो बाधा बन के आया था, है ना। उसने इटली के जो उत्तरी भाग जो थे उस पर अपना नियंत्रण करके रखा था, अपना उपनिवेश जो है बना करके रखा था। तो प्यारे बच्चों उपनिवेश, उपनिवेश बार बार हम बोल रहे हैं, तो उपनिवेश का अर्थ मैं आप सभी को बता रहा हूँ। उपनिवेश जो होता है किसी दूसरे देश के जो है व्यापारी जाकर के या कोई भी शासक जाकर के, है ना, अपना नियंत्रण करके अपना जो शासन चलाता है उसको उपनिवेश कहा जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया इटली पर जो है अपना नियंत्रण बना के रखा था। ठीक है, वो एकीकरण का क्या किया था? विरोध किया था। क्या किया था प्यारे बच्चों? विरोध किया था। इटली में जो काबूल और गैरिबाल्डी था वो ऑस्ट्रिया को हरा करके क्या किया? हरा दिया। हराने के बाद जो है इटली का जो है एकीकरण का रास्ता को साफ कर दिया। ठीक है, और जर्मनी में जो बिस्मार्क थे उन्होंने भी ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध जीत लिया था। दोनों तरफ से ऑस्ट्रिया हार गई थी। हारने के बाद देखिए जर्मन, है ना, जर्मन जो था राज्यों को मिलाकर के एक मजबूत राष्ट्र बना दिया। ठीक है, तो इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया क्योंकि दोनों मिलकर के जो है ना, ऑस्ट्रिया, दोनों का जो है दुश्मन कौन था? ऑस्ट्रिया। दोनों मिलकर के एक तरफ से जो युद्ध किया, है ना, ऑस्ट्रिया को हरा दिया। हराने के बाद जो है ये दोनों देश आपस में क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए, एक राष्ट्र बन गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट जिसे उनके बारे में हम अभी जान रहे थे। राइट, नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के कई देशों पर अपना जीत हासिल किया। ठीक है प्यारे बच्चों, उसने जो है पुराने और कठोर नियम को हटा दिया। अगर जीतेगा तो ऑब्वियसली हटाएगा ना, तो अपना नियम वो बनाया। ठीक है, हटा करके वो अपना नियम, अपना कानून बनाया और लोगों को जो है वो समान अधिकार देने का कोशिश किया। ठीक है, और इससे जो है लोगों में आज़ादी और बराबरी का महत्व लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, और जिसके कारण लोगों में जो है अपने देश के प्रति प्रेम जाग गया, एकता की भावना बढ़ने लगी। ठीक है, और राष्ट्रवाद जो है मतलब फैलने लगा। ठीक है, तो यूरोप के, है ना, या यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का जो है काफ़ी अहम भूमिका रहा था। ठीक है, काफ़ी, है ना, इंपॉर्टेंट साबित हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। कह रहा है कि गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी, तो याद रखिए गैरीबाल्डी जो था वो इटली के एक बहादुर सैनिक था, उसके साथ साथ वो देशभक्त नेता भी था। ठीक है, उसने जो था, उन्होंने इटली को जो है एक देश
के लिए जो है काफ़ी संघर्ष किया था। ठीक है, वो जो है रेड शर्ट नामक अपना एक सेना बनाया था। ठीक है, बना करके जो है उसने सिसिली और नेपल्स को है ना अधिकार करके उस पर वो अपना जीत हासिल किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, बाद में इस क्षेत्र को जो है इटली में मिला दिया। किसमें मिला दिया? इटली में मिला दिया। ठीक है, और उसके साहस और मेहनत से इटली के लोगों में एकता और देशभक्ति की भावना जगने लगी। तो अतः हम कह सकते हैं कि गैरिबाल्डी का कार्य काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इटली के लिए काफ़ी एक नायक साबित हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद देखिए 5 नंबर का सवाल कह रहा है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? ठीक है, तो जब आप सही तरीके से सवाल को समझेंगे तो सवाल में ही है ना जवाब छिपा होता है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है? विलियम प्रथम के बगैर है ना या बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? तो देखिए कैसे असंभव था। जर्मनी के एकीकरण में जो था विलियम प्रथम का बहुत बड़ा योगदान था। ये जो था विलियम प्रथम है ना बिस्मार्क पर भरोसा किया और उसे प्रधानमंत्री बना दिया। क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। और विलियम प्रथम ने बिस्मार्क की जो है योजना और युद्ध की नीति का समर्थन किया, काफ़ी समर्थन किया, सहयोग किया है ना, उनका जो है प्रमोशन किया। ठीक है, उनके सहयोग से जो है बिस्मार्क ने अलग अलग जर्मन राज्यों को मिलाने का काम किया। ठीक है, काफ़ी मतलब इन्होंने अपना योगदान दिया और विलियम प्रथम जो इनका समर्थन मिला था। ठीक है, जिससे जर्मनी में एकीकरण, एकता और लोगों में देश प्रेम की भावना जगा। तो अतः हम कह सकते हैं है ना कि विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए बहुत कठिन था, असंभव था। क्यों? क्योंकि बिस्मार्क जो था है ना ये विलियम प्रथम के नीति पर चला। विलियम प्रथम के जो है ना इनके जो नीति था, इनके जो साजिश था है ना, ये सही तरीके से साजिश बनाया था। ठीक है, देश को आज़ाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए अपना नीति बनाया था। उन नीति पर चला कौन चला? तो प्यारे बच्चों कौन चला? बिस्मार्क। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। आइए लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं जो कि 100 से 150 मार्क्स में रहता है, राइट। और इसमें जो है आपका 5 मार्क्स मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 मार्क्स। हर साल कहीं ना कहीं यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरिबाल्डी का क्या योगदान था? चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इटली के एकीकरण में जो है ये लोग क्या क्या किया। तो इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरिबाल्डी बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन तीनों नेता ने अलग अलग तरीके से इटली को एक देश, एक राष्ट्र बनाने का काम किया। क्यों? क्योंकि इटली अलग अलग उपनिवेशों में बटा हुआ था। ठीक है, उनको एक देश बनाना था, एक राष्ट्र बनाना था, एक कानून लाना था। ठीक है, तो मेजनी एक महान देशभक्त और विचारक था। ठीक है, इन्होंने जो है इटली के लोगों में देशभक्ति और एकता की भावना जगाने का काम किया। इन्होंने जो है यंग इटली नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, संगठन। ठीक है, जिससे लोगों को है ना लोगों को स्वतंत्र और एकजुट करने का जो है काम किया और लोगों को प्रेरित किया। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद देखिए काबूल। ठीक है, काउंट काबूल जो है सार्डिनिया राज्य के प्रधानमंत्री थे है ना। इन्होंने अपनी समझदारी और कूटनीति से ठीक है इटली के एकीकरण का रास्ता को साफ कर दिया, आसान कर दिया। उन्होंने फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हरा दिया, युद्ध में क्या किया? हरा दिया, जिससे इटली के जो कई सारे क्षेत्र थे जिस पर जो है ऑस्ट्रिया कब्जा करके रखा था वो आज़ाद हो गया। ठीक है, क्या हो गया? आज़ाद हो गया। तो ये काबूल का काम था। ठीक है, उसके बाद देखिए गैरिबाल्डी एक साहसी सैनिक नेता थे। ठीक है, सैनिक था। इन्होंने रेड शर्ट नाम का एक गुप्त है ना क्या बनाया था? सैनिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, सेनाओं का टुकड़ी तैयार किया था। इसे जो है सिसिली और नेपल्स पर जो है कब्जा करके जीत हासिल किया। ठीक है, इन्होंने कई सारे क्षेत्रों में है ना इटली के इन क्षेत्रों में जो है ना क्या किया? कई सारे क्षेत्रों को इटली में मिला दिया। ठीक है ना, इन तीनों नेताओं के प्रयास से इटली का एकीकरण काफ़ी जो असंभव था वो संभव हो गया। ठीक है, तो इन तीनों का योगदान काफ़ी इंपॉर्टेंट था प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा है? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका था? वर्णन करना है। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण में जो है ओटो वन है ना बिस्मार्क का जो है बहुत बड़ा योगदान था। क्या था? बहुत बड़ा योगदान था। उन्हें आयरन चांसलर यानी लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। कहाँ का? जर्मनी का लौह पुरुष। ठीक है, ये सवाल पूछ सकता है कि जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो याद रखिए किसको? बिस्मार्क को। ठीक है, बिस्मार्क ने एकीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रक्त और लोह की नीति अपनाया था। ठीक है, क्या अपनाया था? रक्त एवं लोह की नीति है ना, जिसका अर्थ था सैन्य शक्ति और युद्ध द्वारा है ना निर्णय लेना। ठीक है, अब इनकी भूमिका देखिए। इनकी भूमिका को हम कई सारे चरणों में देख सकते हैं, जैसे सैन्य सुधार। ठीक है, बिस्मार्क का मानना था कि सिर्फ भाषण से काम नहीं चलने वाला है।
ठीक है, सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच देकर के काम चलने वाला नहीं है। जो हमारी कमी है, जो हमारे अंदर कमजोरी है, उसको दूर करना है। सैनिकों में जो कमजोरी थी उनको वो दूर किया, सैनिकों को क्या किया, शक्तिशाली बनाया और उनको एक किया। उन्हें पर्सा की सेना को जो है बहुत शक्तिशाली बनाना था, जो कि बनाया वो। फिर उसके बाद डेनमार्क से युद्ध किया 1864 में। उन्होंने चालाकी से जो है ऑस्ट्रिया को, है ना, साथ लेकर डेनमार्क को हराया। ठीक है, स्विस विंग को जो है उस पर अधिकार कर दिया। क्या कर लिया, है ना, स्विस विंग पर क्या कर लिया, वो अधिकार कर लिया। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रिया के साथ भी युद्ध किया। ठीक है, जब डेनमार्क के साथ ऑस्ट्रिया से एकजुट मतलब मिल करके, है ना, क्या किया, डेनमार्क को हराया। ठीक है, क्या किया, डेनमार्क से युद्ध कर लिया ऑस्ट्रिया से मिल करके। अब जब डेनमार्क को हरा दिया, फिर वो जो है ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध कर दिया। कब किया, 1866 में। ठीक है, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को जो है सेडोवा से, है ना, सेडोवा के युद्ध में हराकर जर्मन महासंघ था, एक बहुत बड़ा संघ था, उससे बाहर कर दिया, है ना, उस पर जो उनका अधिकार था हरा करके उनसे जो है अलग कर दिया। ठीक है, जिससे पर्सा का प्रभाव और बढ़ गया। क्या हो गया, पर्सा का प्रभाव और ही ज़्यादा, है ना, बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद ये फ्रांस के साथ भी युद्ध किया। किनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, किनके बारे में, बिस्मार्क के बारे में। प्यारे बच्चों याद रखिए, किसके बारे में, बिस्मार्क के बारे में। फ्रांस के साथ युद्ध कौन किया था, बिस्मार्क। 1870 से 71 के जो अंत में जो था, बिस्मार्क जो है ना, इन्होंने फरसा को जो था, है ना, इन्होंने अंत में फ्रांस को जो है सेडोन के युद्ध में जो हराकर, क्या कर, सेडोन के युद्ध में हराकर जो है जर्मन राज्यों को भी शामिल कर लिया था। क्या कर लिया था, फ्रांस को जो है सेडोन के युद्ध में, है ना, हराकर दक्षिणी जर्मन को, है ना, दक्षिणी जो जर्मन था उनको जो है राज्यों में शामिल कर लिया था। अतः बिस्मार्क काफ़ी चालाक नेता था, काफ़ी चतुर नेता था, जो मजबूत सेना के कारण जो है 1871 में जर्मनी का एकीकरण को संभव कर पाया। जर्मनी के जितने भी टुकड़े थे उनको एक किया, जितने भी उपनिवेश थे उसको मिलाकर के एक देश बनाया, है ना। और पर्सा के जो राजा विलियम प्रथम था, है ना, उनको जो है जर्मन सम्राट घोषित कर दिया। क्या कर दिया, जर्मन यानी जर्मनी का एक सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए राष्ट्रवाद के उदय और कारण, है ना, प्रभाव के बारे में बताना है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद कैसे शुरू हुआ, इनके मुख्य रीजन क्या थे, इनका क्या प्रभाव पड़ा। तो 19वीं शताब्दी में जो है यूरोप में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की भावना तेजी से फैलने लगी, जिसने दुनिया के इतिहास को बदल दिया, है ना। इसके प्रमुख कारण प्रभाव इस प्रकार है जो अभी हम देखेंगे। ठीक है, जैसे राष्ट्रवाद के उदय, सबसे पहले प्यारे बच्चों फ्रांसीसी क्रांति 1789 को शुरू हुई थी। यहीं से जो है लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगने लगा था। ठीक है, इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नारा दिया, जिससे लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम और एकता बढ़ने लगी। ठीक है, कब, 1789 ईस्वी की क्रांति। ठीक है, नेपोलियन का सुधार, नेपोलियन जो था, नेपोलियन एक प्रशासनिक, है ना, सुधारों और युद्धों के जरिए जो है छोटे छोटे राज्यों को एक साथ जोड़ दिया, जिससे लोगों को एकता का अनुभव होने लगा। ठीक है, तो ये नेपोलियन जो था सैनिक सुधार कर लिया। ठीक है, सैनिकों को एकजुट कर लिया। ठीक है, जिससे जो है लोगों में एकता और अनुभव का जो है एक, है ना, मतलब विश्वास जगने लगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मध्यम वर्ग यानी मध्य वर्ग का उदय, जो मध्यम वर्ग था, औद्योगिकरण के कारण एक नया शिक्षित मध्य वर्ग पैदा हुआ, यानी मध्यम वर्ग पैदा हुआ, जिससे रूढ़िवादी, एक दूसरे के खिलाफ रूढ़िवादी की भावना, एक, है ना, एक इमेज जो मतलब नेगेटिव इमेज जो पैदा था, उनका विरोध किया। ठीक है, और आज़ादी की मांग करी। ठीक है, सांस्कृतिक एकता। ठीक है, संस्कृति जो था, संस्कृति, लोकगीतों, भाषा और साझा का इतिहास में भी, है ना, लोगों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने का काम किया, मदद किया। ठीक है, देखिए इसके राष्ट्रवाद के क्या प्रभाव पड़ा। तो राष्ट्रवाद के प्रभाव के कारण नए देशों का जन्म हुआ, है ना। राष्ट्रवाद के कारण ही इटली और जर्मनी जैसे बिखरे हुए राज्यों को एक किया, एकीकरण किया। ठीक है, साम्राज्यों का अंत, बड़े बड़े जो निरंकुश हरामी साम्राज्य थे, ठीक है ना, उनका पतन हुआ, उनको खत्म किया और लोकतांत्रिक विचारों को बढ़ावा मिला। किसके कारण से, राष्ट्रवाद के कारण से। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम, जैसे पोलैंड, हंगरी हो गया, यूनान हो गया, इन सारे देशों को जो है ना, इन सारे देशों में, है ना, आंदोलन के कारण जो है आज़ादी मिली, यानी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए राष्ट्रवाद जो था न केवल यूरोप का मानचित्र बदला, बल्कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की नींव रख दी। अपना भारत जो है कहीं ना कहीं इन सारे देशों से ही प्रेरित हुआ, याद रखिए। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में बताना है। तो जुलाई 1830 की क्रांति जो है फ्रांस के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है। क्या है, एक महत्वपूर्ण घटना है, याद रखिए। यह क्रांति जो था, वहाँ के राजा जो चार्ल्स दशम था, उनकी दमनकारी नीति और तानाशाह नीतियों के खिलाफ जो है उठी थी, भड़की थी, याद रखिए।
जुलाई 1830 की क्रांति के जो है कुछ घटना है ना, और मुख्य कारण है। जैसे देख लीजिए चार्ल्स दशम की नीति। चार्ल्स दशम जो था फ्रांस में फिर से पुरानी और निरंकुश जो तानाशाही शासन लाना चाहता था। जो उसने जो था जैसे कि मीडिया वाले जो था, प्रेस वाले है ना, इनका जो है आज़ादी छीन लिया था। इनको जो है सच्चाई दिखाने के लिए नहीं दे रहा था, इनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रहा था, ठीक है। और लोकतांत्रिक अधिकारों को यह खत्म करने का कोशिश किया था, ठीक है। और विरोध की शुरुआत जब चार्ल्स दशम ने संसद को भंग कर दिया था, है ना, हटा दिया था और अपना सख्त कानून बना दिया था, तो पेरिस की जनता जो है सड़कों पर उतर गई थी। क्या उतर गई थी? उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। 3 गौरवशाली दिन जैसे 27, 28 और 29 जुलाई 1830 में जो है पेरिस में भयंकर संघर्ष हुआ था इनके खिलाफ। इन तीनों दिनों में जो है इतिहास की जो है 3 महिमामय दिन भी कहा जाता है, याद रखिए। और जनता में काफ़ी भारी विरोध हुआ था। आगे चल करके राजा को वहाँ पे जनता के सामने झुकना पड़ा था। तो इस क्रांति का क्या परिणाम हुआ? सत्ता में परिवर्तन। चार्ल्स दशम अपनी गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया, क्योंकि उनका ऐसा विरोध हो रहा था, जनता जो है सड़कों पर उतर गया था, है ना, उनके खिलाफ। तो मजबूरन उसको वहाँ से छोड़ करके उनको इंग्लैंड भागना पड़ा, ठीक है। नया शासन, बुर्बो वंश जो था उनका अंत हो गया और लुई फिलिप जो था वो फ्रांस का नया संवैधानिक राजा बन गया। क्या बन गया? संवैधानिक राजा बन गया। उसके बाद देखिए यूरोप पर असर। इस क्रांति ने पूरे यूरोप के जितने भी देश थे, जैसे बेल्जियम हो गया, पोलैंड हो गया, है ना, इनके जो क्रांतिकारी में भी काफ़ी नया जोश भर दिया। वहाँ के जो भी क्रांतिकारी थे उन पर नया एक जोश, एक नया जुनून एक पैदा, है ना, कर दिया। क्या कर दिया? 1830 ईस्वी की क्रांति, ठीक है। इस क्रांति यह साबित कर दिया कि जनता जो है निरंकुश शासन को जो है अधिक सहन नहीं कर सकते हैं, है ना। उनके खिलाफ जो है ना, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं क्रांति जो है वो चला सकते हैं जनता, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में कह रहा है, संक्षिप्त टिप्पणी करना है। तो याद रखिए यूनान जो है, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम इतिहास की एक गौरवशाली घटना है। क्या है? गौरवशाली। तो याद रखिए यह आंदोलन ओटोमन साम्राज्य यानी तुर्की के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए लड़ा गया था, ठीक है। यूनान जो था, यूनान के आंदोलन के मुख्य बिंदु क्या क्या थे, ठीक है। सबसे पहले पृष्ठभूमि। तो यूनान जो है प्राचीन काल से ही, याद रखें, ज्ञान कला का केंद्र रहा है, लेकिन वो लंबे समय तक ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। किसके? ओटोमन, तुर्की के साम्राज्य थे, ठीक है, तुर्की के साथ थे। इन्होंने यूरोप में जो है फैल रही राष्ट्रवाद की लहर जो था वो यूनानियों के मन में आज़ादी की इच्छा जगा दिया। क्या जगा दिया? आज़ादी की इच्छा जगा दिया, ठीक है। संघर्ष की शुरुआत 1821 में जो भी यूनानी थे, है ना, वो तुर्की के शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह शुरू। और इस आंदोलन से जो है यूरोप में काफ़ी समर्थन मिला, क्योंकि यूनान के जो यूरोपीय सभ्यता थे उनका पालना था, उनको जो है मानने वाला लोग था, इसलिए जो है ये लोग इनको सपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद देखिए यूरोपीय देशों के साथ, है ना, ब्रिटेन हो गया जिसको हम इंग्लैंड बोलते हैं, फ्रांस, रूस, ठीक है, तो ये लोग मिलकर के यूनान का साथ दिया, है ना। 1807 में जो है नवारिनों की लड़ाई में जो है इन देशों की संयुक्त सेना जो है तुर्की जो था उनको हरा दिया। ओटोमन साम्राज्य को क्या किया? हरा दिया। स्वतंत्रता की संधि अंत में जो है 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई, है ना, जिसके तहत यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिला। क्या मिला? मान्यता मिला, ठीक है। यूनान की इस जीत ने पूरे यूरोप कि जितने भी देश थे उनको एक प्रेरणा दिया। क्या दिया? प्रेरणा देने का काम किया, ठीक है प्यारे बच्चों। और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया, ठीक है। क्या किया? मजबूत किया। आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आप जो है ये वीडियो जरूरतमंद बच्चों को शेयर कर दीजिए ताकि इस मेहनत का फायदा वो उठा सके, राइट। तो प्यारे बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नया है तो हमारे कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो, है ना, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये हम जो मेहनत किए हैं इस मेहनत का लाभ, प्रॉफिट कोई दूसरा बच्चा उठा सके, राइट, बेनिफिट कोई दूसरा बच्चा उठा सके। तो ये वीडियो को आप दूसरे बच्चे तक जरूर पहुँचाएं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।